हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर 3 का शुरू कर रहे हैं, नाजिज़म्स एंड राइज ऑफ हिटलर। अब हिटलर का उदय कैसे हुआ, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि हिटलर्स राइज टू पावर, कि हिटलर जो है पावर में के रूप में कैसे आया और सत्ता में कैसे उसकी एंट्री हुई, किस तरह से जो है उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को जो है उसने नाजी पार्टी का रूप दे दिया, और वो कैसे जो है लोगों को लगा कि वो बेटर फ्यूचर दे सकता है जर्मनी को, और उसको एक नेता के रूप में स्वीकार कर लिया लोगों ने उसको, और पॉलिटिक्स में जो है उसकी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट आगे पॉइंट हम पढ़ेंगे, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र का जो है उसने सत्ता में आते ही हिटलर ने कैसे डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो 30 जनवरी 1933 को जो है ना राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, और चांसलर का पद जो मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था उस समय पे। तो जो है नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। तो जो नाज़ी पार्टी उसने बनाई थी, नाजिज़म्स जो पार्टी उसने बनाई थी हिटलर ने, वो लोकतांत्रिक संरचना को, शासन को जो है ठीक नहीं बता रही थी, और उसको उसने भंग करना शुरू कर दिया। तो 28 फरवरी 1933 को जो उसने एक अध्यादेश जारी किया जो फायर डिग्री के नाम से अभिव्यक्त हुआ, और उसने जो है कंसंट्रेशन कैंपों में कम्युनिस्टों को, ज़्यादातर को बंद कर दिया। कम्युनिस्टों को रातों रात जो है उसने बंद कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप जो है क्या है, कंसंट्रेशन कैंप कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, ऐसी जो है कैंप थे कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद कर लिया जाता था। उनके अंदर उसने कम्युनिस्टों को डाल दिया और उनका बर्बरता से दमन कर दिया। अब जो है उसने क्या किया कि एक और एक्ट, विशेषाधिकार जो है उसने ऑन 3 मार्च 1933 को जो उसने एक और एक्ट पास किया, इनएब्लिक एक्ट। इस एक्ट के जरिए जो है जर्मनी में बाकायदा तानाशाह जो है उसने स्थापित कर दिया। पूरी तरह से उसने डिक्टेटरशिप जो है वो पावर में आ गई, सत्ता में आ गई। इस प्रकार जो है उसने लोकतंत्र का ध्वंस किया कि किसी भी को प्रचार प्रसार करने के लिए कम्युनिस्टों को भी जो है उसने परमिशन नहीं दी, मीडिया को कोई भी परमिशन नहीं थी। अब है नेक्स्ट पॉइंट, रिकन्सेंट्रेशंस यानी कि पुनर्निर्माण। जैसे कि आप जानते हैं, तो हिटलर ने क्या किया, सत्ता में आने के बाद हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी जो है एक अर्थशास्त्री हालमार्क साक्स को सौंप दी। हालमार्क साक्स को ये सौंप दी। अब वो जो है सत्ता में आने के बाद अपनी इकोनॉमिक जो थी उसको भी, पावर को भी बढ़ाना चाह रहा था हिटलर, कि आर्थिक व्यवस्था जो है देश की कैसे सुचारू रूप से काम करे, किस प्रकार से ठीक चले। तो उसने क्या किया कि हिटलर को जो है विदेशी नीति पर के मोर्चे पर हिटलर को फ़ौरन कामयाबी मिलने लगी। अब 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से जो है वो कट गया, और 1936 में उसने क्या किया, राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। उसने एक नारा दिया, लोगों को एक स्लोगन दिया, 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर। 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर का स्लोगन दिया, और इस नारे से जो है उस क्याड में उसने जो है 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, और उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया का वो हिस्सा जहाँ पर जर्मन भाषी रहते थे, जो जर्मन भाषा बोलते थे, उस हिस्से को भी उसने कब्जा लिया। इस तरह से उसने जर्मनी का पुनर्निर्माण शुरू किया हिटलर ने। और सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी जो उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इटली और जापान के साथ जर्मनी ने जो है एक संधि पर हस्ताक्षर किए, और इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और भी मजबूत हो गया कि उसे जो है 2 कंट्री और साथ मिल गई। अब 1940 के अंत में जो है हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। तो हिटलर जो है द पाइनेकल ऑफ हिज पावर, वो अपनी पावर के पूरी तरह से शिखर पर था, सब लोग उसका लोहा मानने लगे थे।
अब जो है हिटलर ने अपना पूरा ध्यान जो पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐसी बेवकूफ़ी थी कि इस आक्रमण से जर्मनी जो है पश्चिमी मोर्चा जो है ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। यानी कि जो सोवियत सेनाएं थी उन्होंने जर्मनी को नाकोचने चबा दिए, पूरी तरह से हरा दिया, बुरी हार हुई। ये उसकी बेवकूफ़ी थी। तो अमेरिका जो है इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका जो है इस युद्ध में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था। उसको पता था कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो आर्थिक समस्याएं आई थी वो दोबारा ना देश में हो, इकोनॉमिक जो है पावर ना ख़त्म हो और जो होने इकोनॉमिक लॉस ना हो कंट्री को। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर उसने बमबारी का निशाना बना, तो अमेरिका को भी जो दूसरे विश्व युद्ध में एंट्री करनी पड़ी और उन्होंने 1945 में मई 1945 में हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जो है अमेरिका ने इस युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कर दिया। और अब जो है फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार वी नाउ रिटर्न टू हेलमुट एंड हिज फादर स्टोरी, स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार। अब जो हेलमुट पे फर्स्ट पेज पर जो हम पढ़ रहे थे, जो हेलमुट बच्चा जो पास्ट में ये कहानी जो है सोच रहा था, जिसकी कहानी की तरफ हमें वो ले गया था, हम वापस वहीं लौटते हैं, वहीं पहुँचते हैं। इस तरह जो है फिर हिटलर पावर में आ गया और उसने क्या किया, लोकतंत्र को जो पूरी तरह से ध्वंस कर दिया और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह सत्ता जो उसने स्थापित कर दी। और उसके बाद फिर उसने क्या क्या बदलाव किए, द नाजी वर्ल्ड व्यू। तो अब नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि नाजियों का जो विश्व दृष्टिकोण की विश्व की तरफ उनका क्या दृष्टिकोण था। तो नाजी जो थे उन्होंने नाजियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। यानी कि नाजी विचारधारा जो थी वो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी और इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे जो नस्ली आधार पर क्या करते थे कि सिर्फ एक ही नस्ल को जो है, नस्लवाद को, रेशियल को जो है वो इम्पोर्टेंस देते थे, बाकी को नहीं देते थे। यहूदियों को और आदि को जो उन्होंने बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। तो हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू ये था कि उसकी जो जीवन प्रीति थी भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित थी। कि भू राजनीतिक अवधारणा कैसे, कि वो ये चाहता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन। अब वो ये चाहता था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के भाग पर, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है अपने लोगों को बसाने के लिए। इससे जो है मातृ देश का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी मातृभूमि जो है वो फैल जाएगी, उसका क्षेत्रफल एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं आएगी। तो हिटलर की नज़र में इस तरह जो है जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी की जा रही थी। अब जो पूर्व में हिटलर ने जर्मन सेनाओं को फैलाना चाहा ताकि सारे जर्मनों को जो है भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके और इसलिए जो है पोलैंड बिकम इस कार्य में जो है पोलैंड बिकम लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो है पोलैंड उसका इस अवधारणा में सबसे पहली प्रयोगशाला बनी। अब इसका दृष्टिकोण पढ़ने के बाद नाजियों का हम पढ़ रहे हैं कि नस्लवादी राज्य की स्थापना, यानी कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब नस्लवादी राज्य की स्थापना जो है कैसे, कि जो नाजी शुद्ध और स्वस्थ नागरिकों का समाज बनाना चाहते थे और वे जो है जर्मन में रहने वाले जिप्सियों और श्वेतों को पहले तो जो उन्होंने क्या किया कि जर्मन नागरिकों की नागरिकता छीन ली और बाद में उनको मार डाला, बर्बरतापूर्वक जो है उनका अंत कर दिया। तो जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया जो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलाम की तरह काम पर झोंक देते थे।
अब 1933 से 1938 तक जो नक्सलियों ने जो यहूदियों को तरह तरह से आतंकित करना शुरू कर दिया और उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन भी कर दिया और उसे समाज से अलग भी कर डाला कि वो जो है नाज़ियों में शामिल नहीं है। तो यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और 1939 से लेकर 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके और उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई कि उनको जो है गैस चैम्बरों में ले जाकर मार दिया जाए। अब थर्ड पॉइंट है द रेशियल यूटोपिया। तो जो नक्सली कल्पना लोग नाची जो है अपने उसमें क्या करने लगे कि जनसंहार और युद्ध के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए कि वो यहूदियों का जनसंहार करने लगे, उनको ऐसे ही प्रताड़ना देने लगे, मारने लगे और पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। अब पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल सब छोड़कर जो भागने के लिए मजबूर कर दिया। अब जो है नेक्स्ट आ गया आपका 4 पॉइंट यूथ इन नाजी जर्मनी। अब नाजी जर्मनी जो था, जर्मनी में यूथ यानी कि जो युवा थे उनके साथ कैसी नीति अपनाई जाती थी, उनकी स्थिति क्या थी नाजी जर्मनी में। तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जो हो जुनून की हद तक पहुंच गई थी कि युवाओं को जो हो पूरी तरह से नाजीवाद का समर्थन किया जाए, ऐसे विचार बच्चों में डाले जाएं कि उनको ज़्यादातर जो है नाजीवाद ही पढ़ाया जाए। इसके लिए उसने स्कूलों में ये शिक्षा लागू कर दी कि सिर्फ दोबारा से सिलेबस लिखवाया गया कि नाजीवाद जो है उसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उसी वही विचारधारा जो है प्रशिक्षित करने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसने अपनाई। तो जर्मनी बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीयवाद समाज की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब 10 साल के जो बच्चे थे उनको जो है युंग फॉक में जो है उनको दाखिला दिया जाता था और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को जो है नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता मिल जाती थी और 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस की सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता उन्हें अवश्य लेनी पड़ती थी। ये यूथों के लिए उसने युवाओं के लिए जो है नीति बनाई। अब द नाज़ी कल्चर ऑफ मदरहुड। अब जो है मातृत्व की नाज़ी सोच। अब माता के लिए जो है उसकी सोच क्या थी, उसने कैसे माताओं का क्या किया। तो वैसे तो जो है हिटलर जो है 1933 में जो उसने क्या कहा है कि 1933 में जो है इन 1933 हिटलर सेड इन माय स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़न। माता जो है वो मेरी में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है मेरे राज्य की। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं को जो है एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता, सभी के साथ जोड़ते नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित भी किया जाता था। वुमेन वो बोर्न बेसिकली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जो जन्म देती थी तो उनको जो है पनिश किया जाता था, सजा दी जाती थी। ऐसा नाज़ियों का जो है मातृत्व के प्रति ऐसी जो है हिटलर की सोच थी और ऐसी औरतों को वो सजा देने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब जो हिटलर का प्रोपेगेंडा क्या था, प्रचार की कला क्या थी कि वो कैसे प्रचार करता है, जैसे मीडिया कैसे काम करता है किसी कंट्री में। तो नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया और अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए उसने अलग ही शब्द दिए जो भ्रामक थे, यानी कि भ्रम पैदा करते थे। उसने ऐसी बुरी चीज़ों को दिखाना जैसे हत्या, मौत, इन सब चीज़ों का शब्दों का उसने इस्तेमाल कभी भी नहीं किया उसके प्रोपेगेंडा में। और उसने जो गैस चैम्बर जिनमें लोगों को मारा जाता था उनको जो उसने प्रचार के माध्यम से संक्रमण मुक्ति क्षेत्र का नाम दे दिया और वो जो है एक स्नानघर की तरह दिखाई देते थे लोगों को। ये नहीं लगता था कि जो इनमें लोगों की हत्या होती होगी और उनमें नकली फव्वारे भी लगा दिए गए थे कि ये नहाने वाले स्नानघर हैं। इसीलिए जो है लोगों को पता नहीं चल पा रहा था
कि क्या हो रहा है, दुनिया को भरमाने के लिए ये नीति जो है हिटलर ने अपनाई। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो आम जनता, नाज़ीवाद पर जो है आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। अब नाजिज्म के प्रति जो है लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था उनका, कि बहुत सारे लोग जो थे वो नाज़ी जो है शब्द भंडार का जो धुआंधार प्रचार का शिकार हो रहे थे, लेकिन दुनिया जो है वो नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में व्यक्त करने लगे। लेकिन किसी यहूदी से अगर उनका आमना सामना हो जाता तो वो अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास करते थे। नाज़ी जो थे तो उन्होंने न केवल यहूदियों को घर से बाहर निकाल लिया, बल्कि जिन पड़ोसियों पर उनको शक होता कि ये यहूदी हैं, ये नाज़ी नहीं है, इसके खिलाफ भी कोई भी थोड़ी बहुत उनको क्लू मिल जाता तो वो क्या करते थे कि वो पुलिस को सूचित कर देते थे, इन्फॉर्म कर देते थे। अब नाज़ीवादी जो है देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यह व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो ये विश्वास जो है लोगों के बीच में जगाया और आम जनता जो है इस बात को मानने लगी और हिटलर ने इस तरह से डिक्टेटरशिप स्थापित कर दी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो है वो नाज़ी नहीं था, वो नाज़ी नहीं था, वो नाज़िज़्म को नहीं फॉलो कर रहा था। मतलब कुछ लोग जो है उसके खिलाफ भी थे धीमी धीमी आवाज़ में, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट जो है नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। अब आपका ये लास्ट और आखिरी पॉइंट है कि जो है नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट, की महाध्वंस के बारे में जानकारी। अब इस सब महाध्वंस जो हुआ था जर्मनी के अंदर, इसकी जानकारियाँ जो है वो कहाँ से मिली, कहाँ से जुटाई गई, किस तरह मिली। तो नाज़ी जो है तौर तरीक़ों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में बाहर निकल कर आई। जब आखिरी साल में शासन था नाज़िज़्म का, तो जर्मनी से बाहर निकली कि वहाँ कितना भीषण रक्तपात हुआ है, क्या क्या बर्बर दमन किया गया है, और असली अंदाज़ा जो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद लग पाया कि जर्मनी हार गया। तो तब ये जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से बाहर निकली। और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो है स्मृति लेखों, साहित्य, शायरी, वृत्त चित्रों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। तो yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, fiction, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today। तो ये जो है आज भी लोगों के बीच में जिंदा है, ये हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या उस समय विध्वंस हुआ था, क्या जुल्म जो लोगों पर ढाए गए थे, और उन लोगों के लिए भी शर्मनाक है कि जिन्होंने इन सब को अंजाम दिया था, किया था। तो ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमने हिटलर के बारे में पढ़ा कि हिटलर जो है कैसे सत्ता में आया, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध के हार के बाद जो है उसने कैसे नाज़िज़्म को बढ़ावा दिया। इसके मेन पॉइंट है कि हिटलर ने जो है वर्साई की संधि को अपमानजनक माना, और कैसे उसने ये चैप्टर जो हमारा पूरा नाज़िज़्म और हिटलर के ऊपर है, ये दो मेन चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ी।